11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 23 को पढ़ रहे हैं, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारत आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी का क्या महत्व होता है, मानव पूंजी निर्माण की क्या क्या समस्याएं होती हैं, शिक्षा का क्या महत्व है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास कैसे हुआ है। सबसे पहला है प्रारंभिक शिक्षा, जिसका अर्थ है 6वीं से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के समूह के बच्चों की शिक्षा, जिसमें 1ली से 8वीं तक को सम्मिलित किया जाता है। इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। 1950-51 में 2,23,000 प्राथमिक स्कूलों की संख्या थी, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की, और ये अभी बढ़कर 13 लाख के लगभग हो गई है। और इसके कारण साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत भी 18 से बढ़कर 73% हो गया है। अर्थात सन 1950-51 में 18% था और अभी ये बढ़कर 73% हो गया है। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत वृद्धि हुई है। शुरू में देश में 7,500 माध्यमिक स्कूल थे और अभी बढ़कर ये 2,12,000 हो गए हैं और निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। देश में लगभग 565 नवोदय विद्यालय चल रहे हैं और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या भी बढ़कर 1,086 हो गई है। और इस प्रकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमारे देश में वृद्धि हो रही है। इसके बाद उच्च शिक्षा में भी बहुत विकास हुआ है। स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और लगभग 665 विश्वविद्यालय हैं जो उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कॉलेजों की कुल संख्या 35,829 है और 11,300 व्यावसायिक कॉलेज भी हैं और इन पर नियंत्रण का काम जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। उसके बाद चौथा देखते हैं हम लोग तकनीकी चिकित्सा और कृषि संबंधी शिक्षा। इसमें भी बहुत संख्या में वृद्धि हुई है। लगभग 300 मेडिकल कॉलेज हैं और कई अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं, जैसे कृषि अनुसंधान, सांख्यिकी संस्था, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, बहुत सारी संस्थाएं स्थापित किए गए हैं। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में भी बहुत ज़्यादा काम किया गया है। 1988 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई है। वयस्कों के निरक्षरता के उन्मूलन के लिए प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना की जाती है और महिला शिक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था हमारे देश की सरकार कर रही है। और यही नहीं, महिला पॉलिटेक्निक भी स्थापित किए जा रहे हैं। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया है और इस अभियान को अभी नया नाम साक्षर भारत के नाम दिया गया है, जिससे देश के सभी नागरिक साक्षर हो सकें, इसके लिए ध्यान दिया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि शिक्षा क्षेत्र की क्या क्या चुनौतियाँ हैं या क्या क्या समस्याएँ हैं। पहला, शिक्षा पर बहुत व्यय होता है, जो कि सरल घरेलू उत्पाद का अधिक प्रतिशत व्यय दर्शाता है। दूसरी समस्या है, भारत में लिंग के आधार पर पक्षपात किया जाता है, अर्थात लड़के और लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर नहीं दिए जाते। लड़कों को तो ज़्यादा अवसर दिया जाता है पर लड़कियों को कम अवसर दिया जाता है। हालांकि ये अंतर अभी बहुत कम होते जा रहा है क्योंकि लोग बाग जागरूक होते जा रहे हैं। तीसरी समस्या या चुनौती है, शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या की शिक्षा संबंधी पहुंच में बहुत असमानता पाई जाती है। जहां शहरी जनसंख्या के लिए शिक्षा बहुत आसान होती है वहां तक पहुंच पाना, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ये समस्या बनी हुई है। उसके बाद है निर्धनता, भी अशिक्षा का एक बहुत बड़ा कारण है। जो निर्धन होते हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में नहीं भेजते, उनको किसी न किसी छोटे मोटे कार्यों में लगा देते हैं या कृषि कार्यों में लगा देते हैं। और जहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है वहाँ पैसे के अभाव के कारण वो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में नहीं भेज पाते हैं। तो निर्धनता भी अशिक्षा का एक बहुत बड़ा कारण है। और गुणवत्ता की दृष्टि से भी हमारे देश की जो शिक्षा का स्तर है वो निम्न है, ऐसा हमारे यहाँ के विद्वान मानते हैं। तो इस प्रकार भारत में मानव पूंजी निर्माण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशिक्षण का क्षेत्र हो। तीनों में हमारे देश की सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो सके
और इस वर्ष के बजट में 2,35,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य पर खर्च किया गया है, जो कि बजट में रखा गया है, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। साथ ही शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मानव पूंजी का निर्माण हो सके और देश की आर्थिक समृद्धि हो सके।